हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हार्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को हार्डमानिया और यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको समझा रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें, जिससे इस वीडियो में आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं इस टाइप की वीडियो जब भी डालूं तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल की और उसमें हार्डमानिया की माउथ की। तो हार्डमानिया के माउथ को ब्रैंकियल अपर्चर बोलते हैं और ये उसका एंटीरियर एंड होता है। और एंटीरियर एंड के साथ साथ जो इसका माउथ होता है ब्रैंकियल अपर्चर, उसकी शुरुआत में यहाँ पे 4 लोब्स होते हैं, 4 फोल्ड्स होते हैं जिन्हें लिप्स बोला जाता है। अब हार्डमानिया के जो 4 लिप्स बने होते हैं वो टेस्ट से बने होते हैं और इसके बाद आता है इसका ब्रैंकियल साइफन। अब माउथ के बाद आता है हार्डमानिया की वकल कैविटी। अब हार्डमानिया की वकल कैविटी को स्टोमोडियम भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसको आप लोग मार्क कर लें। और इसके बाद हार्डमानिया की जो वकल कैविटी होती है वो एपिडर्मिस पे उसकी लाइनिंग होती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, शॉर्ट होती है और वो नैरो होती है। वकल कैविटी के बाद आता है ब्रैंकियल स्फिंक्टर। अब ये साइफन के बेस पर लाई करता है। अब ये काम क्या करता है? इसका काम होता है साइफन की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करना। अब इसके साथ ही साथ ब्रैंकियल स्फिंक्टर का जो बेस होता है उस पे बहुत ही हाईली सर्कुलेट और डेलिकेट ब्रैंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें नर्व्स भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है। उनका काम मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ब्रैंकियल टेंटिकल्स का। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। अब इनकी जो काउंटिंग होती है, इनकी जो काउंट होती है वो 64 होती है। अब 64 में भी ये सभी सेम नहीं होती, इनके साइज डिफरेंस रहते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप एक बार के लिए नोट कर लीजिए इसको। अब ये जो 64 टेंटिकल्स होते हैं ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़े होते हैं वो 8 बड़े लार्ज होते हैं जिनका साइज होता है 5 mm। उसके बाद 8 ही मीडियम साइज के होते हैं जो कि होते हैं 2.5 mm के। 16 होते हैं स्मॉल जिनका साइज होता है 1.5 mm और 32 सबसे ज्यादा स्मॉल जिनका साइज होता है 0.5 mm। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है फिर भी मैंने आप लोगों को लिए बता दिया है, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का इस वीडियो में बना रहे और आप लोगों को कुछ चीजें अच्छी तरीके से याद रहे। अब बात करते हैं ब्रैंकियल टेंटिकल्स के शेप की। अब इनका जो शेप होता है वो सिकल शेप होता है। आप देख सकते हैं मैंने आपको शेप दिखा रखा है इन टेंटिकल्स का, इसी टाइप का इनका शेप होता है। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टेंटिकल्स ही प्रेजेंट रहते हैं। टेंटिकल्स की बॉडी पे, पूरी बॉडी पे हाईली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी टेंटिकल्स पे खुद से ही और भी ज्यादा ब्रांच टेंटिकल्स निकले होते हैं जिन्हें टेंटिकुलेट्स बोलते हैं। अब जो टेंटिकल्स होते हैं इनकी जो बेस की जो लेयर होती है उस पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लेयर चढ़ी होती है। अब टेंटिकल्स के जो फ्री एंड होते हैं वो आपस में मिलकर एक स्ट्रेनर का रूप ले लेते हैं, एक छन्नी जैसा रूप ले लेते हैं, जिसमें से जब भी वाटर करंट अंदर आता है तो उस टाइम पर जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उसी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, उसी के थ्रू वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर की जो बॉडी होती है उसको नुकसान नहीं होता है। अब बकल कैविटी और ब्रैंकियल साइफन के बाद आता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो होता है वो बॉडी के मेजर पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फेरिंग्स जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है प्री ब्रैंकियल जोन और दूसरा ब्रैंकियल सैक। अब प्री ब्रैंकियल जोन जो रहता है फेरिंग्स के अंदर ये काफी स्मॉल होता है और ये एंटीरियर पार्ट होता है उसका, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी काफी स्मूथ होती हैं बिना किसी फोल्ड्स, सीलिया, स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स, मतलब ये चारों चीजें इसमें एब्सेंट रहती हैं। अब प्री ब्रैंकियल जोन जो है वो बॉडी का फेरिंग्स का एंटीरियर पार्ट था और वो काफी स्मॉलर पार्ट था, लेकिन ब्रैंकियल सैक वाला जो पार्ट है वो काफी लार्जर एरिया कवर करता है बॉडी का और वो पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब पीछे वाला पार्ट है। अब फेरिंग्स की जो लेटरल वॉल्स होती हैं, मतलब साइड वाली जो इसकी वॉल्स होती है स्किन की, उस पे बहुत ही छोटे छोटे स्टिग्मेटा के गिल स्लिट्स छिदे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आर्टरियल कैविटी और ब्रैंकियल कैविटी आपस में डिवाइड हो जाते हैं। अब
हर एक साइड जो होती है ब्रैंकियल सैक की, वो लगभग लगभग 2 लाख स्टिग्मेटा उसमें अरेंज्ड होते हैं, वो भी ट्रांसवर्स रो में। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम, इस तरीके से ट्रांसवर्स रोज में ये अरेंज होते हैं स्टिग्मेटा। अब स्टिग्मेटा की जो एजेस रहती हैं, उसके जो किनारे रहते हैं, उस पे बहुत सारे सीलिया उसको कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो सीलिया का जो काम होता है वहां पर, वो वाटर करंट को फेरिंग से आर्टरियल कैविटी में ढकेलते हैं, उसको फ्लो बनाते हैं वहां से। अब बात करते हैं ट्रेबिकुले की। जब ब्रैंकियल सैक बहुत सारे सेवरल हॉलो स्टैंड से मेंटल से कनेक्ट हो जाता है, मेंटल हार्डमानिया की आउटर कवरिंग रहती है, जब उससे कनेक्ट हो जाता है तो उसको जो कनेक्ट करता है, जो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं खोखले से, वही होते हैं ट्रेबिकुले। अब बात करते हैं डॉर्सल लैमिना की। डॉर्सल लैमिना एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लटका रहता है फेरिंग्स की मिड डॉर्सल रूफ पे। मिड डॉर्सल जो ऊपर वाला एरिया रहता है उसका, उसके मिड डॉर्सल रूफ पे लटका रहता है फेरिंग्स की, और उस पे कॉनिकल सिलिएटेड प्रोजेक्शंस लटके रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं लैंग्वेट्स। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहीं से खाना डायरेक्ट पास होता है ईसोफेगस के लिए म्यूकस से मिलते हुए। अब बात करते हैं एंडोस्टाइल की। एंडोस्टाइल भी डॉर्सल लैमिना की तरह ही मिड वेंट्री लाई करता है फेरिंग्स के फ्लोर पे। डॉर्सल लैमिना कहाँ लाई करती है? उसके रूफ पे, लेकिन एंडोस्टाइल लाई करता है फेरिंग्स के रूफ पे। अब इसको आप एक तरीके से हार्डमानिया के लिए थायराइड ग्लैंड बोल सकते हैं। अब इस पे बहुत सारे ग्लैंड सेल्स और लॉन्ग सिलिएटेड सेल्स होते हैं, जिनका काम होता है म्यूकस को सीक्रेट करना, जिसकी वजह से खाने में मिलके वो पास होके बाद में ईसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है। अब एंडोस्टाइल के बाद आता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब होता है, जिसमें चार लेयर, चार ग्रूव्स बनी होती हैं, चार नालियां सी बनी होती है, जिनमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, और जिसके थ्रू ये सिर्फ और सिर्फ एक पासेज का काम करता है एंडोस्टाइल के थ्रू। जब स्टोमक में खाना जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पासेज का काम करता है स्टोमक में खाना ले जाने के लिए। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। ये ईसोफेगस से काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, काफी ज्यादा चौड़ा होता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफी पतली होती हैं, और स्टमक जो हार्डमानिया का देखा जाता है वो दोनों साइड से, दोनों एंड से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, और इसकी जो लेयर होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ होती है। और लीवर जो होता है, लीवर अपने दोनों लोब से इसको दोनों साइडों से घेरे हुए रखता है। लीवर के बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल पर ही फोकस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगा कि जो एंडोस्टाइल होता है हार्डमानिया का, जो एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड जो होता है, वो उसका काम क्या होता है, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में खैर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, थोड़ा बहुत मैं उसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब स्टमक के बाद आती है इंटेस्टाइन। अब हार्डमानिया की जो इंटेस्टाइन होती है वो यू शेप्ड फॉर्म करे हुए होती है, और इसकी जो भी लेयर होती है वो भी काफी पतली होती हैं। अब इंटेस्टाइन का एक जो खास काम होता है वो ये होता है कि ये जो लेफ्ट गोनाड जो होता है हार्डमानिया का, उसको कवर करे हुए रखती है। अब इंटेस्टाइन के बाद एक नैरो और शॉर्ट ट्यूब आता है, जिसे रेक्टम बोलते हैं, जिसकी जो इंटरनली लाइनिंग जो होती है वो सीलिया से कवर रहती है, और उसके बाद ये ओपन होता है क्लोएका में एनस के थ्रू। अब उसके बाद आती है क्लोएका। क्लोएका को आप आर्टरियल अपर्चर भी बोल सकते हैं, जो कि 4 लिप से कवर्ड रहता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली हो, मेरे पढ़ाने का तरीके से आप लोगों को कोई चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी कॉलीग्स और अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अगर उन लोगों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इस तरीके से समझ सकें। क्योंकि ऑनलाइन पर भी टीचर्स हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट कंप्लीटली समझ में आ जाए। और प्राइवेट कोचिंग फीस ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन वो समझाएंगे नहीं। तो उनके साथ भी शेयर करें जो लोग किसी वजह से कोचिंग पे नहीं जा पा रहे हैं। और नए हैं, नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अब इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए रेगुलर इस टाइप की वीडियो डालता रहूंगा।